नमस्कार। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है दैनिक क्विज। पहला प्रश्न आपके समक्ष है। हाल ही में चर्चा में रहे ग्रेट नॉट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक छोटा सा जल पक्षी यानी वेडर है और कैलिड्रिड प्रजातियों में सबसे छोटा है। इसे आईयूसीएन रेड लिस्ट में गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी पक्षी है जो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के बीच व्यापक दूरी तय करता है। आपको बताना है कि दिए गए कथनों में से कितने सही हैं। यह आपके विकल्प हैं केवल एक कथन, केवल दो कथन, सभी तीनों कथन कि उपर्युक्त कथनों में से कोई भी नहीं। ग्रेट नॉट पक्षी के संदर्भ में आप ये ध्यान रखेंगे कि यह एक छोटा वेडर यानी जल पक्षी है। हालांकि यह कैलिड्रिड प्रजातियों में सबसे बड़ा पक्षी माना जाता है। आईयूसीएन रेड लिस्ट में इसे लुप्त प्राय यानी एंडेंजर्ड के रूप में वर्गीकृत किया गया है। हालांकि आपको यह ध्यान रखना है कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी पक्षी है जो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के बीच व्यापक दूरी तय करता है। इस रूप में आप ये देख सकते हैं कि दिए गए कथनों में से पहला और दूसरा कथन सही नहीं है, तीसरा कथन सही है। और चूंकि आपसे पूछा गया है कितने कथन सही हैं, इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, केवल एक कथन। आज के द हिंदू में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है। हाल ही में केरल के तट पर कुछ पक्षी वैज्ञानिकों के द्वारा एक ग्रेट नॉट पक्षी की पहचान को किया गया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि रूस के कमचटका प्रायद्वीप में निवास करने वाले इस ग्रेट नॉट पक्षी ने सर्दियों में केरल तट पर आने से पहले लगभग 9000 किलोमीटर की यात्रा को किया है, जिसके तहत वह अपनी यात्रा के बीच में येलो सागर यानी पीले सागर और थाईलैंड से होते हुए दक्षिण भारत को आया है। वैज्ञानिकों के द्वारा इसकी पहचान इसके पैर में लगी हुई एक रिंग मोस्कवा रिंग से की गई है, जिससे इसके रशियन कनेक्शन को देखा जा सकता है। दूसरा प्रश्न आपके समक्ष है। जैपोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। यह डोनबास क्षेत्र में स्थित है। यह यूक्रेन का एकमात्र परमाणु ऊर्जा संयंत्र है जो यूक्रेन के वार्षिक बिजली उत्पादन का 5वां हिस्सा उत्पादित करता है। आपको ये बताना है कि दिए गए कथनों में से कितने गलत हैं। केवल एक कथन, केवल दो कथन, सभी तीनों कथन कि उपर्युक्त कथनों में से कोई भी नहीं। आज के द हिंदू में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है। खबरों के अनुसार रूस और यूक्रेन महीनों से जैपोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास गोलीबारी कर रहे हैं, जिससे परमाणु आपदा की आशंकाएं बढ़ रही हैं और इसके चलते यूक्रेन में परमाणु सुविधाओं के आसपास विसैन्यीकृत क्षेत्र बनाने के लिए लगातार आह्वान किया जा रहा है। जब हम बात करते हैं जैपोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र की, तो आपको ये ध्यान रखना है कि यह है दक्षिण पूर्वी यूक्रेन में जैपोरिजिया ओब्लास्ट यानी जैपोरिजिया प्रांत में अवस्थित एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। यह यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है और दुनिया के 10 सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में से एक माना जाता है। यह एनर्गोटोम नामक कंपनी के द्वारा संचालित है, जो यूक्रेन के 3 अन्य परमाणु ऊर्जा स्टेशनों को भी संचालित करती है। आपको यह भी ध्यान रखना है कि जैपोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र यूक्रेन की लगभग आधी बिजली परमाणु ऊर्जा से उत्पन्न करता है और यूक्रेन में उत्पन्न कुल बिजली का 5वां हिस्सा है। वहीं जब हम बात करते हैं डोनबास क्षेत्र की, तो आपको ये ध्यान रखना है कि डोनबास पूर्वी यूक्रेन में एक ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक क्षेत्र है। हालांकि रूस यूक्रेन युद्ध के परिणाम स्वरूप डोनबास के कुछ हिस्सों को रूसी अलगाववादी समूहों द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है, जिसमें डोनेस्क पीपल रिपब्लिक और लुहांस्क पीपल रिपब्लिक महत्वपूर्ण है। हालांकि आप यह भी ध्यान रखेंगे कि जब हम बात करते हैं जैपोरिजिया ओब्लास्ट की, तो यह डोनबास क्षेत्र में अवस्थित नहीं है। आप ये देख सकते हैं मानचित्र में
डोनबास क्षेत्र किस प्रकार से दिखाया गया है, जिसमें लुहांस्क और डोनेस्क की उपस्थिति को देखा जा सकता है। साथ ही आप इसके समीप जैपोरिजिया ओब्लास्ट यानी प्रांत को भी देख सकते हैं, जो डोनबास का हिस्सा नहीं है। इस रूप में यदि हम प्रश्न को देखें तो इसमें पहला जो विकल्प है वह सही है, हालांकि जो दूसरा और तीसरा हमारे कथन है वह सही नहीं है, क्योंकि जैपोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र जैपोरिजिया ओब्लास्ट यानी प्रांत में अवस्थित है और यूक्रेन में 3 अन्य परमाणु ऊर्जा संयंत्र भी देखे जाते हैं। इस रूप में आप ये देख सकते हैं कि इसमें दूसरा और तीसरा कथन गलत हैं, यानी हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी, केवल 2 कथन गलत हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, द्वितुलन पत्र समस्या यानी ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? अत्यधिक ऋणग्रस्त व्यावसायिक क्षेत्र, कम ऋणग्रस्त व्यावसायिक क्षेत्र, बढ़ता राजकोषीय घाटा कि बैड लोन से भारग्रस्त बैंक। आपको सही विकल्प का चयन करना है और आपके विकल्प हैं केवल 1 और 3, केवल 2 और 4, केवल 1 और 4 कि केवल 2 और 3। जब हम बात करते हैं ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम यानी दोहरे तुलन पत्र समस्या की, तो आपको ध्यान रखना है कि यह एक और अत्यधिक ऋणग्रस्त कंपनियों की स्थिति को दर्शाता है, वहीं यह दूसरी ओर खराब ऋणों से ग्रस्त यानी एनपीए वाले बैंकों की स्थिति को संदर्भित करता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में इस प्रकार की समस्या दशकों से देखी जा रही है, हालांकि समय समय पर इसके विभिन्न प्रकार के रूप और संरचनात्मक नाम दिखाई देते हैं। इस रूप में जब बात करेंगे हम ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम की, तो इसमें शामिल हो जाएगा अत्यधिक ऋणग्रस्त व्यावसायिक क्षेत्र और बैड लोन से भारग्रस्त बैंक, यानी हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी, केवल 1 और 4। आज के इंडियन एक्सप्रेस अखबार में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, दिए गए कथनों में से कौन सा कथन हाल ही में चर्चा में रही स्वास्तिक पहल का सर्वोत्तम वर्णन करता है? गांव के सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पन्न तकनीक के साथ मानचित्रण की सुविधा के लिए पंचायती राज मंत्रालय की एक पहल, आकांक्षी जिलों में पानी के कीटाणु शोधन और जल जनित रोगों का कारण बनने वाले रोगजनक सूक्ष्मजीवों को दूर करने के लिए नीति आयोग द्वारा शुरू की गई एक पहल, भारत के वैज्ञानिक रूप से मान्य पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण और संचार के लिए CSIR NISC-PR की एक पहल कि दिहाड़ी मजदूरों के बच्चों को शिक्षित करने के लिए सीमा सड़क संगठन की एक पहल। स्वास्तिक पहल के संदर्भ में आप ये ध्यान रखेंगे कि यह एक राष्ट्रीय पहल है जो समाज को वैज्ञानिक रूप से मान्य पारंपरिक ज्ञान के संचार पर केंद्रित है। यह मुख्य रूप से CSIR NISC-PR यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च यानी राष्ट्रीय विज्ञान संचार और नीति अनुसंधान संस्थान की एक पहल है, जो भारतीय समाज में विज्ञान और प्रौद्योगिकी और संबंधित विज्ञान संचार के बेहतर प्रसार पर बल देती है। भारत सरकार के द्वारा इसके तहत अनेक पत्रिकाओं को भी प्रकाशित किया जाता है, जैसे कि इसके तहत अंग्रेजी में साइंस रिपोर्टर, हिंदी में विज्ञान प्रगति और उर्दू में साइंस की दुनिया नामक पत्रिका को प्रकाशित किया जाता है, ताकि समाज में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का बेहतर ढंग से संचार हो सके। आपको यह भी ध्यान रखना है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा पारंपरिक भारतीय ज्ञान से स्वच्छ जल की प्राप्ति के लिए स्वास्तिक नाम की एक तकनीक का भी विकास किया गया है, जिसका नाम है सेफ वाटर एंड सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव फ्रॉम इंडियन नॉलेज बेस। आपको यह ध्यान रखना है कि इस स्वास्तिक में स्पेलिंग लिखी गई है V से, जबकि इस स्वास्तिक में स्पेलिंग लिखी गई है W से, यानी यह भी आपसे पूछा जा सकता है और यह भी आपसे पूछा जा सकता है। आपको यह ध्यान रखना है कि V से लिखी गई स्वास्तिक पहल का संबंध किससे है, तो यह है भारत के वैज्ञानिक रूप से मान्य पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण और संचार से संबंधित है, यानी इस संदर्भ में हमारा सही उत्तर हो जाएगा C। आज के पत्र सूचना कार्यालय में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है। अब हम यूपीएससी के द्वारा 2017 में पूछे गए प्रश्न को देख लेते हैं। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सौत्रांत्रिक और सम्मितीय जैन धर्म के संप्रदाय थे।
सर्वस्तिवादियों का मानना था कि परिघटना फिनोमिना के घटक पूर्ण रूप से क्षणिक नहीं थे, बल्कि एक अव्यक्त रूप में हमेशा के लिए उपस्थित थे। आपको ये बताना है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, कि ना तो एक ना ही दो। जब हम बात करते हैं स्वतंत्रांतरिक, सम्मितीय और सर्वस्तिवादी की, तो आपको ध्यान रखना है कि ये सभी बौद्ध धर्म से संबंधित संप्रदाय हैं। इसमें सर्वस्तिवादियों का ये विचार था कि परिघटना के घटक पूर्ण रूप से क्षणिक नहीं होते, बल्कि एक अव्यक्त रूप में हमेशा के लिए मौजूद रहते हैं। सर्वस्तिवाद की जब बात की जाती है तो यह अशोक के शासनकाल यानी 3री शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास स्थापित शुरुआती बौद्ध स्कूलों में से एक माना जाता है। यह विशेष रूप से एक अभिधर्म परंपरा के रूप में जाना जाता था, जिसमें 7 अधिधर्म कार्यों का एक अनूठा सेट देखा जाता है। इस रूप में आप ये देख सकते हैं कि इसमें पहला जो हमारा कथन है वह सही नहीं है, हालांकि दूसरा कथन हमारा सही है, और इस रूप में हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी, केवल 2। अब हम आज के तथ्य यानी फैक्ट ऑफ द डे की बात कर लेते हैं, जिसमें हम बात करेंगे नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप एनपीजी पर, जो आज के द हिंदू में प्रकाशित हुआ है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार पीएम गति शक्ति पहल के तहत गठित नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप ने हाल ही में रेल, सड़क, बंदरगाहों सहित विभिन्न मंत्रालयों की 250 से अधिक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की जांच और सिफारिश को किया है। आपको ध्यान रखना है कि हाल ही में अक्टूबर में प्रधानमंत्री जी के द्वारा लॉजिस्टिक कॉस्ट यानी रसद लागत को कम करने के लिए एकीकृत बुनियादी ढांचे के विकास के उद्देश्य से गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान को शुभारंभ किया गया था। इसके तहत 500 करोड़ से अधिक के निवेश वाली सभी लॉजिस्टिक और कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को अब पीएम गति शक्ति पहल के तहत गठित नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप यानी एनपीजी के माध्यम से रूट किया जाता है। नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप यानी एनपीजी में संबंधित बुनियादी ढांचा मंत्रालयों के नेटवर्क प्लानिंग विंग के प्रमुख होते हैं, और यह सचिवों के अधिकार प्राप्त समूह की सहायता करेगा, जिसकी अध्यक्षता कैबिनेट सचिव के द्वारा की जाती है। वहीं दूसरी ओर सचिवों के अधिकार प्राप्त समूह में सदस्य के रूप में 18 मंत्रालयों के सचिव शामिल होते हैं। सरकार के अनुसार नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप यानी एनपीजी के गठन से लॉजिस्टिक लागत में कमी आएगी और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की प्रभावी और कुशल योजना को बढ़ावा दिया जा सकेगा। इसके तहत योजना स्तर पर डिटेल प्लानिंग रिपोर्ट यानी डिटेल परियोजना रिपोर्ट बनाने से पहले सभी विभाग अनुमोदन के लिए नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप यानी एनपीजी से संपर्क करेंगे, और नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप यानी एनपीजी की मंजूरी के बाद ही परियोजना वित्त मंत्रालय, कैबिनेट आदि के द्वारा अनुमोदन के लिए भेजी जाएगी। इस पृष्ठभूमि में यदि हम पीएम गति शक्ति पहल को समझने का प्रयास करें तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस पहल का उद्देश्य विभागीय जड़ता को तोड़ना, मल्टी मॉडल लास्ट माइल कनेक्टिविटी के मुद्दों को संबोधित करना और ज्यादा बेहतर योजना और परियोजनाओं का निष्पादन करना है। गति शक्ति योजना ने 2019 में शुरू की गई लगभग 110 लाख करोड़ रुपए की राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन परियोजना को समाहित किया। रसद लागत में कटौती के अलावा इस योजना का उद्देश्य कार्गो हैंडलिंग क्षमता में वृद्धि को करना है और साथ ही व्यापार को बढ़ावा देने के लिए बंदरगाहों पर टर्न अराउंड समय को भी कम करना है। इसका उद्देश्य 11 औद्योगिक गलियारे और 2 नए रक्षा गलियारे बनाना भी है, जो तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में बनाए जा रहे हैं। यह योजना एकीकृत दृष्टिकोण पर भी कार्य करती है, जिसके तहत बुनियादी ढांचों से संबंधित मंत्रालय को एक साथ लाने की योजना बनाई गई है, और इसके तहत एनपीजी यानी नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप की महत्वपूर्ण भूमिका है। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।